फ्लोमिना फ्रांसिस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज पर रखते हुए एक नज़र हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेज़ी से पन्ने आगे पीछे करते उन पर आखिरी नज़रें डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इज़्तिराफ़ का इजहार हो रहा था। फ्लोमिना फ्रांसिस के लिए ये एक बहुत मानुस सीन था। फिर उनकी नज़रें हॉल में तकरीबन बीच में बैठे हुए सालार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट्स में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फ्लोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए देखा था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए उसे MCQs पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद उसे वो पेपर उनसे ले लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। इसके खड़े होते ही हॉल में उससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फ्लोमिना फ्रांसिस की तरफ जा रहा था। फ्लोमिना फ्रांसिस के लिए ये भी एक नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो। उन्होंने ये जुमला उससे नहीं कहा। वो जानती थी उसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। वो अगर उसे एक बार फिर पेपर देखने के लिए मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर या बाजू सीने पर लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कभी उसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो ये तस्लीम करती थी कि उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो उनकी बात पर मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश एक सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांसिस ने एक नज़र उसके पेपर के उलट पुलट कर देखा। एक सरसरी सी नज़र भी उन्हें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफ़ा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, इसी के लिए ख़रीदा है। कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा दूँगी क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को कह दूँगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊँगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई, क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले अमामा की वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और उनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी और हाशिम उनसे ज़्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, ख़ास तौर पर अशजद से उसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी अमामा अशजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, अशजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज में एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो अशजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। अशजद और इसके बीच पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही थी। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी, एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और अमामा गैर शादीशुदा थे।
अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए मामा से नज़रें हटा दी। वो छुट्टियों के लिए घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नज़रें इस पर इसी तरह मरकूज़ रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया है। जो भी काम उसके जिम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से गई। ये न्यू ईयर की नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मशरूफ़ था। उनमें से कुछ ने अपने हाथों पर चमकदार बैंडेज बांधे हुए थे जिन पर एक नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पौश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहाँ से मुख्तलिफ लड़कियों पर आवाज़ें कसते रहते थे। अपने बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ सड़कों पर चक्कर लगा रहे थे। उनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे जिन्हें वे बीच बीच में चला रहे थे। 11:15 पर ये जिमखाना के बाहर मौजूद थे जहाँ पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियाँ उन लोगों की थीं जो जिमखाने में एक नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इसी पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे क्योंकि उनमें से तकरीबन तमाम के माँ बाप जिमखाना के मेंबर थे। वे लड़के अंदर पहुँचे तो 11:55 हो रहे थे। कुछ मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और इसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरा के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन हो जानी थी और इसके बाद तकरीबन सारी रात वहाँ रक्स के साथ साथ शराब पी जाती जिसका एहतिमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिमखाना की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हो जाता था और वहाँ मौजूद लोग इसी तूफ़ान बदतमीज़ी के लिए वहाँ आए थे। 15 साल का वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद उस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बैंड पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिल दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गई और ठीक 12 बजे लाइट्स एकदम दोबारा ऑन हो गई। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाज़ें अब शोर और खुशी के कहकहों और चीखों में बदल गई थी। कुछ सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूज़िक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया जहाँ बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहाँ एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट के जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी ताकत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई और लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद उसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफ़ों में से एक सोफ़े पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मशरूफ़ था मगर बीच बीच में नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहाँ कामरान अपनी जद्दोजहद में मशरूफ़ था। ठीक आध घंटे के बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने मेज़ पर रख दी। फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाही रोकी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखकर और हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा जहाँ कामरान अपनी सभी चांसेस गंवाने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा मुझे दिखाओ। उसने सोफ़े से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक भचकाना चीज़ महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ रही थी उस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नज़रें जमाना मुश्किल हो गया जबकि सालार उस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 30 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार
गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर एक धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज़ पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होठ भींचे साथ हिंदिसों पर मबनी उस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ में आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था।